20 करोड़ कुल परिवार है, उनमें से 14 करोड़ को पीने का पानी नहीं है। तो एक व्यक्ति के पीने के पानी की व्यवस्था करने पर साल भर का खर्चा है 80 पैसे। कहां से पानी मिलेगा? और हिंदुस्तान के किसान की बात करूं, जो सबसे ज्यादा पूंजी पैदा करके सरकार को दे रहा, किसान के खेत को पानी पहुंचाना है तो प्रति एक किसान पर पानी पहुंचाने का विकास का खर्चा है सिर्फ 35 पैसे। और हिंदुस्तान के किसान को शहरी आदमी से मैं अलग कर दूं, शहर का वर्ग अलग है और गांव का वर्ग अलग है। ग्रामीण वर्ग में स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति का विकास का खर्चा है 15 पैसे। और ये लंबी लिस्ट है, शिक्षा का, विकास का, स्वास्थ्य का, सड़क का, आपके सैनिटेशन का, सफाई का, पीने के पानी का, बिजली का, सारे विकास के खर्चे एक एक व्यक्ति पर जब हम हिसाब लगाते हैं 115 करोड़ का, तो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए, ये रकम निकलती है। सिर्फ पीटने का मन करता है कि 62 साल में किया क्या आजादी के बाद। मुझे लोकसभा में एक पुरानी बहस याद आ रही है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। एक बार भारत देश के एक सांसद हुआ करते थे आचार्य राम मनोहर लोहिया, उनकी पंडित नेहरू से बहस हो गई लोकसभा में। लोहिया जी एक ही बार लोकसभा में चुनकर गए और वो एक बार ने उन्होंने ऐसा हंगामा किया है लोकसभा में कि सारी सरकार उनसे परेशान होती थी, हैरान होती थी। एक सांसद, कई बार लोग कहते हैं ना एक आदमी क्या कर सकता है, तो लोहिया जी कहा करते थे, वो एक कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो लोहिया जी उसको बड़े सुंदर शब्दों में कहते थे, अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ता, लेकिन भाड़ झोंकने वाले की आंख फोड़ सकता है अगर चटक के लग जाए। तो वो अकेले हुआ करते थे संसद में और पूरी संसद हिलती थी, सरकार कांपती थी। नेहरू जी ने लिखा है उनके बारे में कि जिस दिन राम मनोहर लोहिया का भाषण हो, उनके दिल की धड़कन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती थी। राम मनोहर लोहिया, नेहरू जी आप जानते हैं, नेहरू जी माने देश, कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, ऐसी स्थिति थी। वो नेहरू जी कहते हैं दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती थी लोहिया जी जब खड़े हो जाते थे। तो एक बार लोहिया जी ने नेहरू जी को चैलेंज किया। नेहरू जी ने कहा कि मेरे शासन काल में गरीबी बहुत कम हुई है, बेरोजगारी बहुत कम हुई है, और उसके आंकड़े उन्होंने संसद में प्रस्तुत किए। लोहिया जी ने भाषण के बीच में टोकते हुए कहा, वो कभी भी नेहरू जी को नाम पूरा नहीं लेते थे, कहते थे नेहरू पंडित। पंडित नेहरू नहीं कहते थे, नेहरू पंडित, उल्टा बोलते थे। उनका नेहरू पंडित, तुम पूरे देश को गुमराह कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। हिम्मत थी उनकी संसद में बोल दिया, झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। तो नेहरू जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे सारे आंकड़े झूठे, तुम बोलते हो लोगों की गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, भूखमरी कम हुई है, कुछ भी कम नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में देश जैसे छोड़ा गया था उससे भी बदतर स्थिति में। तो नेहरू जी ने कहा आप सिद्ध करिए। तो लोहिया जी ने कहा मुझे समय दे दो, मैं तुम्हारे ही आंकड़ों को लेकर तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। 2.5 महीने का समय लेकर उन्होंने पूरे देश के दस्तावेज इकट्ठे किए। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में तो आप जानते हैं सब कुछ उपलब्ध होता, और उसमें से सारा कैलकुलेशन करके लोहिया जी ने निकाल के एक दिन संसद में नेहरू जी के सामने कहा कि तुम बोलते हो गरीबी कम हुई है, एक हिंदुस्तान के आदमी की इनकम 2.5 आना है। 2.5 आना समझते? 1 आना, 16 आने में 1 रुपया, और 2.5 आना इनकम है। नेहरू जी परेशान हो गए, दिल मिला गए। फिर नेहरू जी ने एक कमेटी बैठाई कि लोहिया जी की बात सही है या गलत है। वो कमेटी की रिपोर्ट आई कि लोहिया जी की बात बिल्कुल सही है। आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक हिंदुस्तानी की एक इनकम 2.5 आना ही है। अब वो बात तो उस जमाने की गई। मैंने लोहिया जी के इस भाषण से प्रेरणा लेते हुए एक कैलकुलेशन किया कि आजादी के 62 साल के बाद क्या हुआ है, एक आम आदमी की इनकम कितनी हुई है। तो आप जानते हैं भारत सरकार ने अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक बहुत काम किया इस देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी पर। सालों साल काम करके उन्होंने रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया है कि एक आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए है। 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए है। लोहिया जी के जमाने में एक आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना थी, और अब हिंदुस्तान की एक आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए है। तो रुपए का जो अवमूल्यन हो चुका है पिछले 62 साल में, उसको ध्यान में रखते हुए
60 के दशक का ढाई आना 2009 में 20 रुपए ही बैठता है। बाहर से देखेगा तुमको दिख जाएगा। ये स्थिति है हमारे देश की। सरकारें कहती है ना गरीबी उन्मूलन के लिए इतने हजार करोड़ इतने लाख करोड़ खर्च हुआ है। जो 60 के दशक में 60s में एक आदमी की एक दिन की इनकम ढाई आना थी, वो 2009 में एक आदमी की एक दिन की इनकम 20 रुपए के आसपास है, क्योंकि रुपए का इतना अवमूल्यन हो चुका है। ये हमारे देश में हुआ 62 साल में। हाँ, और ये जो अवमूल्यन हुआ रुपए का, इस अवमूल्यन ने कई तरह की जो समस्याएं पैदा की है। तो बहुत सस्ता हमारा एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट बहुत महंगा कर दिया, व्यापार घाटा बढ़ा दिया, उसको पूरा करने के लिए कर्ज बढ़ा दिया। कर्ज का चक्कर इतना बड़ा हो गया कि देश पर 34 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया। 1947 में हम कर्जदार देश नहीं थे, अब हमारे ऊपर 34 लाख करोड़ का कर्ज है। उसका हर साल का ब्याज देना है, ब्याज के लिए कर्ज लेना है, फिर कर्ज के लिए ब्याज, फिर ब्याज के लिए कर्ज, फिर रुपए का अवमूल्यन। उसी चक्कर में पूरा देश घूम रहा है। और कोई भी सरकार आए हिंदुस्तान में XYZ पार्टी की, वो एक ही तरह की नीतियां बना के एक ही दिशा में पूरे देश को चला रही। तो मेरा ये पूरे व्याख्यान के पीछे एक ही मकसद था कहने का कि अगर राजा में दूरदृष्टि नहीं है, राजा में समझ नहीं है, राजा में साहस नहीं है, पराक्रम नहीं है, पड़ोसियों की गलती से सीखने की क्षमता नहीं है, और ऐसे राजा जिनको देशाभिमान, स्वदेशी अभिमान, भाषा का अभिमान, अपनी भाषा का गौरव, अपनी भूषा का गौरव, अपनी परंपराओं का, अपनी मान्यताओं का गौरव नहीं है, ऐसे राजा अगर बैठते हैं नीतियां बनाने और कानून बनाने, तो वो देश को किसी ऐसी दिशा में ही ले जाएंगे जो बंद गली होगा, अंधी गली होगा या अंधेरा कुआं होगा। तो इसलिए ये प्रश्न आज के लिए बहुत महत्व का है कि राजा हमें कैसा होना चाहिए। चलते चलते एक दो आखिरी बात और कह दूं आपको कि हमारे यहाँ व्यवस्था में कुछ ऐसी चीजें आई हैं, हमने अंग्रेज को भगा दिया, अंग्रेजियत नहीं भगाई, हमारे जीवन के एक एक अंग में वो घुसी हुई है, खून में बस गई है। हमको तो कई बार पता ही नहीं चलता है कि हम अंग्रेजियत में जी रहे हैं। हमारी जो आर्मी है ना, सेना, हमारी पूरी की पूरी सेना, एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, पूरा अंग्रेजियत के स्ट्रक्चर में रहती है। अंग्रेजियत का स्ट्रक्चर क्या है आप जानते हैं। अंग्रेज अधिकारी होते थे, सेना के उच्च पदों पर रहते थे, और भारतीय सैनिक होते थे, उनको सामान्य पद दिए जाते थे। अंग्रेज अधिकारियों को वेतन बहुत ज्यादा होता था, भारतीय लोगों को वेतन बहुत कम होता था। वेतन का अंतर अंग्रेजों के जमाने में 1 और 10 का हुआ करता था। भारतीय सैनिक को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो अंग्रेजी अधिकारी को 10 रुपया मिलता था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये व्यवस्था बरकरार है। हमारे देश के उच्च अधिकारियों का वेतनमान अगर देखेंगे और साधारण सैनिकों का वेतनमान देखेंगे तो उसमें अब 1 और 100 का अनुपात आ गया है, जो पहले 1 और 10 का हुआ करता था। सैल्यूट का तरीका, और फिर सैल्यूट मारना है, अंग्रेजों को सैल्यूट मारना है, क्योंकि उनकी परंपरा है, उनके यहाँ मान्यता भी है। तो उनको सैल्यूट मारने का जो तरीका है वो आज तक हम नहीं बदल पाए हमारे आजादी के 62 साल। शरीर के अंगों को खास तरीके से अकड़ के और उनका खास तरीके से मुद्रा बना के अंग्रेजों ने जो हमें सिखाया, उस परंपरा और तरीके से जो हम 1947 तक सैल्यूट मारते हैं, हाँ वैसे ही बिल्कुल उल्टा करके कि वो गोली कहीं चलाते तो अंग्रेज में ना लगे। हाँ बिल्कुल, आप उनकी पॉलिसीज को अगर ध्यान देंगे ना, अंग्रेजों ने एक एक छोटी छोटी चीजें जो की हैं उसमें बहुत ध्यान रखा है। उसमें यह है कि भारतीय सैनिकों में विद्रोह और बगावत की भावना आ जाए तो गोली अंग्रेज पे भी चल सकती है। और जिस समय सैल्यूट मार रहे हैं तो अधिकारी तो बिल्कुल सामने है, गोली की रेंज में है, अगर सीधी बंदूक है तो कभी भी उड़ा देगा, खत्म हो जाएगा अधिकारी। तो उन्होंने बंदूक को उल्टा करवा दिया, वो आज तक उल्टी है। और अभी भी आजादी के 62 साल के बाद हम सैल्यूट ठोकते हैं। अब तो कोई अंग्रेज हमारे सामने नहीं है, भारतीय सैनिक है और भारतीय अधिकारी है, लेकिन सैल्यूट मारने के लिए अभी भी बंदूक उल्टी ही होती है, बिना सोचे समझे। और आपको मालूम है, सैनिकों के लिए एक बहुत खराब काम अंग्रेजों ने किया था, वो ये कि सैनिक खाली समय में क्या करें तो बेगार का काम करें। सैनिक खाली समय में क्या करें तो पॉलिसी बना दिया कि बेगार का काम करें। तो आज आजादी के 62 साल के बाद भी सैनिकों से खाली समय में बेगार ही कराई जाती है। आप देखो ना, किसी भी छावनी में जाके वो